A very good afternoon, everybody. Today we will start with the next topic. कल लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन और आज के लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में पढ़ा, जो हमारी डिजिटल लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने कंप्यूटर्स का एवोल्यूशन समझा, पुराने बड़े मशीन से लेकर आज के फास्ट और स्मार्ट सिस्टम्स का सफ़र। रियल लाइफ में कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे स्कूल, ऑफिस, बैंकिंग, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ये सब देखा। फिर हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंस को समझा और कैसे दोनों मिलकर कंप्यूटर का काम आसान बनाते हैं या हमसे कंप्यूटर पे काम करने लायक बनाते हैं, ये समझा। लास्ट में हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स डिटेल में पढ़े, जैसे कि सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, स्टोरेज एक्सेट्रा। आज हम अपनी पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रिंटर्स। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को पेपर या किसी फिजिकल मीडियम पर एक्यूरेटली और रीडेबल फॉर्म में प्रिंट करता है। हम कह सकते हैं कि प्रिंटर वो डिवाइस है जो कंप्यूटर या मोबाइल से आई हुई डिजिटल इंफॉर्मेशन को पेपर पर हार्ड कॉपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट, फोटो, चार्ट या डॉक्यूमेंट आपको दिखता है, प्रिंटर उसे फिजिकल फॉर्म में प्रिंट बनाता है। प्रिंटर कंप्यूटर से यूएसबी के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से या नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है और प्रिंट कमांड मिलते ही डेटा को प्रोसेस करके इंक या टोनर की हेल्प से पेपर पर इमेज बनाता है। ये ऑफिस, स्कूल या होम हर जगह डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस को फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंटर दो प्रकार के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर एक टाइप का प्रिंटर होता है जो पेपर पर प्रिंट करने के लिए फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करता है। इसमें एक प्रिंट हेड, रिबन होता है जो कि पेपर पर हिट करता है, बिल्कुल टाइपराइटर की तरह, और उससे लेटर्स या इमेजेस बनते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पैक्ट प्रिंटर पार्ट्स। इम्पैक्ट प्रिंटर में वी हैव एक इंक्ड रिबन जो कि हमें इंक प्रोवाइड करता है। फिर प्रिंट हेड है जहाँ पर पिन्स होते हैं और प्रिंट कमांड आते ही ये पिन्स रिबन को पेपर पर स्ट्राइक करते हैं और जहाँ स्ट्राइक होता है वहाँ इंक ट्रांसफ़र हो जाती है और कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर एक टाइप का प्रिंटर है जो फिजिकल इम्पैक्ट के थ्रू पेपर पर प्रिंट करता है। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर की बात अगर करें तो वी हैव डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, सबसे कॉमन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें पिन्स डॉट बनाते हैं और डॉट मिलकर लेटर या ग्राफिक बनाते हैं। बिल्स और इनवॉइस के लिए हम इम्पैक्ट प्रिंटर का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा डेज़ी व्हील प्रिंटर। इसमें व्हील होता है जिसमें कैरेक्टर्स लगे होते हैं, टाइपराइटर जैसा प्रिंट देता है, स्लो होता है और आजकल हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते। और एक और है हमारा लाइन प्रिंटर, एक टाइम में पूरी लाइन प्रिंट करता है। बहुत सारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बल्क प्रिंटिंग के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो कार्बन कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी प्रिंट करना हो तब हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की रिबन भी बहुत सस्ती है, कॉन्टीन्यूस पेपर पर भी प्रिंट कर सकते हैं और टफ़ और लॉन्ग लास्टिंग मशीन्स होती हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, प्रिंट क्वालिटी लो होती है अगर हम इंकजेट या लेज़र की बात करें उसके मुताबिक, और ग्राफिक्स और फोटो के लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद हम आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर पर इंक डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करते, मतलब ये मैकेनिकल हैमर या पिंस का इस्तेमाल नहीं करते। इसका प्रिंटिंग प्रोसेस यूजुअली इंकजेट, लेज़र या थर्मल टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। ये जो नाम हमने कहे इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लेज़र प्रिंटर लेज़र बीम का इस्तेमाल करके पेपर पर इमेज क्रिएट करता है और टोनर पाउडर को अट्रैक्ट करके प्रिंट निकालता है। इंकजेट प्रिंटर में
टाइनी इंक ड्रॉपलेट्स होते हैं जो डायरेक्टली पेपर पर स्प्रे किए जाते हैं, जिससे टेक्स्ट या इमेज बनता है। और फाइनली हमारा थर्मल प्रिंटर, जो हीट का इस्तेमाल करके स्पेशली कोटेड पेपर पर प्रिंट करने में इस्तेमाल करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नाउ कमिंग ऑन टू जनरल डिस्कशन अबाउट इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। डेफिनेशंस हमने ऑलरेडी देख ली। प्रिंटिंग मेथड की बात करें तो मैकेनिकल प्रिंटिंग होती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कोई मैकेनिकल प्रिंटिंग नहीं है। स्पीड की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स स्लो हैं एज कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट। शोर यानी नॉइज़ की बात करें तो नॉइजी हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स एज कम्पेयर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो काफ़ी क्वाइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। प्रिंट क्वालिटी इम्पैक्ट में लोअर रहती है एज कम्पेयर टू लेज़र एंड इंकजेट प्रिंटर्स। कलर प्रिंटिंग की कोशिश इसमें हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कलर प्रिंटिंग भी सपोर्ट करते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स को ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट, और एग्जांपल्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए। आगे मूव करते हैं सीपीयू की ओर। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन है कि इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करें। मतलब जो भी डेटा हम इनपुट डिवाइसेस से देते हैं, सीपीयू से प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसेस तक भेजता है। सीपीयू के मेन पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले है हमारा प्राइमरी मेन मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं। ये टेम्परेरी मेमोरी है जो करंट प्रोग्राम और डेटा स्टोर करता है। सीपीयू डायरेक्टली इससे एक्सेस करता है, इसीलिए ये फास्ट है और इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि सीपीयू रैम में डेटा को स्टोर करके उसे प्रोसेस कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट रैम वो जगह है जहां कंप्यूटर करंट काम का डेटा टेम्परेरीली रखता है, ताकि सीपीयू उसे जल्दी एक्सेस करके फास्ट प्रोसेसिंग कर सके। नेक्स्ट वी हैव ALU, विच इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU CPU का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो सारे कैलकुलेशंस और लॉजिकल डिसीजंस करता है। जब भी आप कंप्यूटर को कोई मैथ्स का काम या कंपैरिजन करना होता है तो वो ALU ही करता है। ALU की फंक्शंस की बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे मैथ्स ऑपरेशन ALU ही परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि ALU डिसाइड करता है चीज़ें ट्रू हैं या फॉल्स हैं कुछ कंडीशंस पर बेस्ड, जैसे कि ग्रेटर दैन, लेसर दैन, इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू। अगर कंपैरिजन करना है यानी दो नंबर्स या दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके रिजल्ट देना है, वो भी काम ALU करता है। बिटवाइज ऑपरेशंस जैसे कि बाइनरी नंबर पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये सब भी ALU ही करता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, अगर आप कैलकुलेटर में 5 + 3 करते हो तो वो कंप्यूटर के अंदर ALU ही है जो आपको एडिशन करके आंसर प्रोवाइड कर रहा है। अगर प्रोग्राम कुछ लॉजिकल चेक करना चाहता है, जैसे मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं या कम हैं, तो ये कंपैरिजन भी हमारा ALU ही करता है। अब आते हैं हम कंप्यूटर के नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट CPU के पार्ट, कंट्रोल यूनिट। ये CPU का मैनेजर है। ये CPU के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच डेटा फ्लो को मैनेज करता है। CPU कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस। इसको हम मैनेजर भी कह सकते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है। CPU कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, एक्सेट्रा। CPU का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये, क्योंकि यही कंट्रोल करता है कि सारे पार्ट्स को और कोऑर्डिनेट करता है सबके साथ। ये खुद कैलकुलेशन नहीं करता। हम जब भी कंप्यूटर की बात करते हैं हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, बट कंट्रोल यूनिट खुद कैलकुलेशन नहीं करके दूसरे कंपोनेंट्स को बताता है क्या करना है, कब करना है, एक्सेट्रा। बेसिकली अगर हम कहें, कंट्रोल यूनिट का काम इंस्ट्रक्शन को फेच करना,
कंट्रोल यूनिट मेमोरी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाता है और प्रोग्राम करता है। फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, यानी कि फिर वो इंस्ट्रक्शन को समझता है, जैसे एडिशन है, डेटा कॉपी करना है या कंपैरिजन करना है। फिर सिग्नल देना, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सबके साथ सिग्नल भेजना ताकि सही ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। डेटा फ्लो करना, जैसे ये डिसाइड करता है कि डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, यानी रैम से अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास या अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट से मेमोरी के पास, एक्सेट्रा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट ही परफॉर्म करता है ताकि एक सीक्वेंस मेंटेन की जा सके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेमोरी के पास। मेमोरी, ये नाम आप लोगों ने सबने सुना है, बट आज हम मेमोरी की इस तरह की डिटेल्स पढ़ेंगे जिससे आप ये समझ सकेंगे कि कब हम कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस इंस्ट्रक्शन में कौन सी मेमोरी यूज़ हो रही है। तो अगर मैं मेमोरी की डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। प्राइमरी मेमोरी यानी रैम और कैश टेम्परेरी होती हैं और सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, जिनसे फास्ट प्रोसेसिंग पॉसिबल है। और सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी या फिर यूएसबी ड्राइव्स परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। ये डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हैं, लेकिन सीपीयू इन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। दोनों टाइप मिलके, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, दोनों टाइप मिलके कंप्यूटर के स्टोरेज और प्रोसेसिंग का काम एफिशिएंट बनाती हैं। फर्दर लेट्स सी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले हमारे पास है रैम। रैम एक ऐसी टेम्परेरी मेमोरी है जो प्रोग्राम रन करते वक्त यूज़ होती है और पावर ऑफ होने पर डेटा लॉस हो जाता है। देन वी हैव रोम, है तो परमानेंट लेकिन स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है और इजीली मॉडिफाई नहीं होती। फिर है हमारे पास कैश और रजिस्टर मेमोरी। ये सीपीयू के पास हाई स्पीड मेमोरी होती है जो प्रोसेसिंग को फास्ट और एफिशिएंट बनाती है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर रैम विच इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल स्टोरेज है। रैम फर्दर दो प्रकार की है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। एस रैम जिसको हमने कहा स्टैटिक रैम, ये एक ऐसी टाइप की रैम होती है जो डेटा को स्टेबल बनाती है, जैसे कि स्टेबल फॉर्म में स्टोर करना है, पावर सप्लाई मिलने तक डेटा को ऑन रखना है, इसको स्टैटिक कहते हैं। इसको स्टैटिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैटिक रैम डेटा को फ्लिप फ्लॉप सर्किट के थ्रू स्टोर करती है, यानी जब तक पावर ऑन होती है डेटा स्टेबल रहता है, जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है डेटा इरेज हो जाता है। देन वी हैव डी रैम विच इज़ डायनेमिक रैम। ये एक इस तरह की रैम है जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने का काम करती है, लेकिन इसमें डेटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी वो सेफ रहता है, इसीलिए इसे डायनेमिक रैम भी कहा जाता है। डायनेमिक रैम हर बिट को कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के थ्रू स्टोर करती है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कैपेसिटर में चार्ज धीरे धीरे लीक हो जाता है, इसीलिए मेमोरी को हर कुछ मिलीसेकंड्स में रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर रिफ्रेश ना हो तो डेटा खुद ही इरेज हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं रीड ओनली मेमोरी यानी रोम पर। ये एक प्रकार की परमानेंट स्टोरेज है। रीड ओनली मेमोरी को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, प्रोम एंड ई प्रोम। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम एक टाइप की रोम है जिसे सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार डेटा लिखने के बाद इसे चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता। और दूसरी है हमारे पास ई प्रोम, जैसे कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, इरेजेबल प्रोम। इरेजेबल प्रोम एक टाइप की रोम होती है जिसे इरेज करके दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। ये प्रोम से बेटर होती है। क्यों? क्योंकि प्रोम सिर्फ एक बार प्रोग्राम होती है और ई प्रोम का रीयूज भी किया जा सकता है। ई प्रोम फर्दर दो तरह से डिवाइड करते हैं, डबल ई प्रोम which is electrically erasable programmable read-only memory. I repeat, electrically erasable programmable read-only memory. तो जैसे कि हमने कहा EEPROM electrically erasable है, तो ये एक टाइप की रोम है जिसे इलेक्ट्रिकली इरेज
और रीप्रोग्राम किया जा सकता है बिना चिप को सिस्टम से निकाले। ये EEPROM से ज़्यादा एडवांस होती है, इजीली रीप्रोग्रामेबल होती है, बार बार इरेज और राइट कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, यानी कि पावर ऑफ होने पर भी डेटा सेफ रहता है, और इन सर्किट ही इरेजिंग है, यानी कि डिवाइस के अंदर ही रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल है EEPROM के द्वारा, क्योंकि पूरा चिप इरेज करना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा डेटा भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और आखिरी में हमारे पास है UV EEPROM, which stands for Ultraviolet Erasable Programmable Read Only Memory। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये इरेजेबल है UV रेज से। UV प्रोग्राम एक ऐसी मेमोरी है जिसे प्रोग्राम करने के बाद UV यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज किया जा सकता है और फिर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका फुल फॉर्म अलग से यूज़ होता है, बट टेक्निकली EEPROM का मतलब यही है। UV प्रोम या EEPROM चिप के ऊपर एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। इसी विंडो से अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू जाकर मेमोरी इरेज की जा सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंडरी मेमोरी, लेट मी जस्ट हैव वाटर। तब तक कुछ कमेंट्स, कुछ पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू दिवाकर। यस, क्लास विल बी कंडक्टेड डेली दिवाकर, वी हैव प्लानिंग की क्लास आपकी रोज कंडक्ट होगी इसी टाइम पर। yes, somebody is asking about SRAM। SRAM बेसिकली स्टैटिक रैम है। स्टैटिक रैम मीन्स कि आपको एक बार अगर आपने उसमें कुछ डेटा फीड किया तो जब तक वोलाटाइल नेचर की उसकी होने की वजह से जब तक आप उसे शट डाउन नहीं करोगे सिस्टम, मेमोरी उसमें रहेगा डेटा। जैसे कि डायनेमिक रैम में आपको बार बार कॉन्टिन्यूसली करना पड़ता है रिफ्रेश, वैसा आपको कुछ भी नहीं करना होगा। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द PPT अगेन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल ऑक्सिलरी स्टोरेज है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है लॉन्ग टर्म के लिए, और CPU उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली फीचर्स की बात करें तो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, स्लोअर है प्राइमरी मेमोरी से, नॉन वोलाटाइल इन नेचर है। नॉन वोलाटाइल इन नेचर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो डेटा है वो हमेशा उसमें रहेगा, चाहे पावर ऑन हो चाहे पावर ऑफ हो। चीप होता है, एग्जाम्पल्स के तौर पर हमारे पास है हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, CD है, DVD है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, एक्सेट्रा। तो ये सब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमने पढ़ा कि वो हमारे CPU से काफ़ी क्लोज कनेक्टेड थी, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है वो CPU से दूर होने की वजह से इसका लेटेंसी पीरियड यानी टाइम डिले भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नेचर ऑफ डेटा की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल इन नेचर है और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है। स्पीड बहुत फास्ट है प्राइमरी मेमोरी की क्योंकि वो प्रोसेसर से काफ़ी क्लोज है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्लोअर रहती है। स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की लिमिटेड है बिकॉज ऑफ वो काफ़ी प्रोसेसर के क्लोज है, उसका साइज स्टोरेज पर बाइट जो प्राइस है वो भी काफ़ी हाई रहता है, और सेकेंडरी मेमोरी की काफ़ी लार्ज स्टोरेज है हमारे पास। और CPU के एक्सेस की बात करें तो CPU से डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है प्राइमरी मेमोरी को, और सेकेंडरी मेमोरी इनडायरेक्ट है, बिना CPU कमांड्स के थ्रू ही उसे एक्सेस किया जा सकता है। कॉस्ट की बात करें, काफ़ी एक्सपेंसिव है प्राइमरी मेमोरी। अगर आप 2 GB रैम या 4 GB रैम की कंपैरिजन 4 GB की पेन ड्राइव से करें तो आप वो डिफरेंस देख सकते हैं। आपके पास कई टेराबाइट की हार्ड डिस्क आज की डेट में अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास रैम अभी भी सर्वर्स में भी हम 64 GB, 128 GB या मैक्सिमम 256 GB ही यूज़ कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने देखे रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास है हार्ड डिस्क है, CD है, पेन ड्राइव है। सो दिस वाज द कंपैरिजन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी।
नाउ कमिंग ऑन टू मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की क्या है? मेमोरी हायरार्की अरेंज करती है डेटा को सीपीयू रजिस्टर से लेके सेकेंडरी स्टोरेज को इस तरह से कि जितना सीपीयू से डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ही लेटेंसी इंक्रीज होगी। लेटेंसी मतलब उसको एक्सेस करने का टाइम। सो एज वी मूव डाउन द हायरार्की, कॉस्ट पर बाइट डिक्रीजेस व्हाइल स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीजेस। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। डायग्राम में हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू में हमारे पास कुछ रजिस्टर मेमोरी है, देन वी हैव कैश मेमोरी जो प्रोसेसर का पार्ट ही हो सकती है। कैश मेमोरी को हमने दो तरह से डिवाइड किया है, L1 एंड L2। L1 कैश जो प्रोसेसर का पार्ट भी हो सकती है, अदरवाइज प्रोसेसर से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। L2 कैश प्रोसेसर से सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी है, जो कई बार रैम, अगर हम फिजिकली कहें तो रैम का कंपोनेंट हो सकती है। देन वी हैव मेन मेमोरी जिसको हम रैम कह रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी कह रहे हैं, एंड उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। तो जितना हम प्रोसेसर से दूर हो रहे हैं उतना ही हमारा स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है और हमारा लेटेंसी पीरियड यानी उसको एक्सेस करने का टाइम बढ़ रहा है। डॉक्टर मरिया, आई वुड आपका साइज ऑफ द मेमोरी डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वो रजिस्टर से मूव कर रही है वैसे वैसे आपका साइज। stories, would like your thoughts on that. वी हैव फिजिकल रैम एंड वर्चुअल रैम। यहाँ पर वर्चुअल रैम की बात की है, बट बेसिकली हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें हमने स्टैटिक रैम है, determination. बट बेसिकली जितना हम हमारे सर्वर से, हमारे प्रोसेसर से दूर जाएंगे उतना ही From a point of view of the demographic. Yes, anybody want? Next move on to software. Now what is a software? Software एक collection of programs, instructions या codes की का है जो कि हार्डवेयर को बताता है कि हमें क्या करना। Coordination is an issue. There are already a lot of efforts in that direction, and so in the context है, टेली है, क्रोम है, पाइथन है, एंटीवायरस है, ये सब नाम आपने सुने होंगे। मैंने ऑफ सॉफ्टवेयर की ओर, तो सॉफ्टवेयर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉडली दो कैटेगरी में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। apart from the acronym is the readiness assessment methodology, that is an analysis that we perform at United Kingdom. सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि है हमारा मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम कॉमन भाषा में OS बोलते हैं। देन वी हैव प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स जिसमें हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या असेंबली लैंग्वेजेस को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद है हमारे पास कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी को इम्प्रूव कर सकें वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से होता है, जैसे कि वी हैव एंटीवायरस, ये सब हमारे विनजिप है, ये सब हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की The component and each खुद लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बट देयर आर सम सॉफ्टवेयर जो हमें सॉफ्टवेयर राइटिंग में। so there are a number of सो मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर is a house of culture and एक इंटरफेस है यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच और हार्डवेयर के बीच। तो बेसिकली सिस्टम पर डायरेक्टली काम how a certain issue करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, क्योंकि यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे पास है of sometimes of the challenges that ये सिस्टम को अच्छे से काम करने में या मेंटेनेंस में मदद करते हैं, और ये कभी भी यूजर स्पेसिफिक नहीं होते हैं। एंड्रॉइड है, and compensate as कौन से सिस्टम पर, कौन से हार्डवेयर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है, बेसिक करते हैं। मान लीजिए from even a technical point of view. तो बेसिकली आप ऐसा में लगता है कि हम कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, लेकिन कीबोर्ड के साथ माउस नहीं है। So there are तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये एक इंटरमीडिएटर है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। और सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही जो till we get हमारा मोस्ट couple of years, right? सिस्टम को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। I think बेसिकली ये सारे ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं, यानी कि ये हमारे सारे OS का काम करते हैं। हार्डवेयर health, प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में वी टॉक्ड अबाउट
रैम विच इज रैम की बहुत real time. Absolutely. Even हम वैसे तो कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल होती है, लेकिन रैम इज वोलाटाइल, रोम तो है वो तो फिक्स्ड के लिए रहती है। कर रहा है worker who work नहीं है। फ्लिप फ्लॉप अगर आपने सुना है, एक स्टोरेज डिवाइस है, 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है। तो रैम जो है स्टैटिक रैम में पावर सप्लाई है, तब तक डेटा उसमें you are extending the capacity रहता है। रिफ्रेश करने का रीजन क्या है? क्योंकि मेमोरी ट्रांजिस्टर बेस्ड है, और क्योंकि मेमोरी ट्रांजिस्टर of almost perfect longevity. मैंने आपको बताया EEPROM आपका इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, और उसके बाद आप उस थ्रू Where will AI not जैसे आप कह रहे हैं कि डबल EEPROM क्यों यूज करते हैं, जैसे कि आपको नाम बताया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम अपडेट, मतलब जो आप be that industry 4.0 and industry 5.0? Just look at the difference. You'll not be able to make much sense of exact जो प्रोम में सॉफ्टवेयर था उसको अपडेट करना है। अब प्रोम पहले यूवी प्रोम होता था, यानी अल्ट्रावायलेट रेस से। प्रोम में क्या है, अब आप डेटा को and not become its slave. Yeah, absolutely, absolutely. That's a utopian we want to aim for. Absolutely. Doctor, आई थिंक अभी और कोई चैट में रिप्लाई नहीं है, तो लेट्स मूव ऑन बैक टू प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स एंड इंटरप्रेटर्स। तो जैसे कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, असेंबलर्स। असेंबलर्स क्या है? इशू इज बहुत ही तेजी से हमारे सभी सोसाइटी के सामने आ रहा है। कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। थोड़ा सा इसके बाद क्लोज है सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल। कल जब हमने एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, इनके साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली जावा, पाइथन, ये सब हम रिफरिंग कि हाउ माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर ने अभी अपने रिसेंट इंटरव्यू नहीं होगा बहुत मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत कम लोग होंगे जो कुछ काम कर रहे होंगे। तो ऐसे टाइम पे हमारा सोसाइटल रिस्पॉन्स क्या होगा? हम किस टाइप के इंस्टीट्यूशन या कुछ आई थिंक आवर रिस्पॉन्स वुड बी नेम ऑफ एनी कंपाइलर, एनी इंटरप्रेटर, एनी असेंबलर। स्किल्स हैं उनकी। बेसिकली जो भी आप प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चैलेंज होने वाला है। इंटरप्रेटर, ओके, जीसीसी, ओके, वेरी गुड। सो बेसिकली ये क्या है, एक टाइप ऑफ लैंग्वेज में कन्वर्ट। दैट इज ए क्रिएटिविटी। वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन क्रिएटिव साइड बिकॉज हाई लेवल और मिडिल लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो ये हुए हमारे प्रोग्राम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक टाइप का सिस्टम, टाइम हम सबके पास एक ही जैसा repeat मटेरियल सबके पास होगा, एंड देयर इज अ फियर कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि हमने अभी फाइल कंप्रेशन टूल्स, सिस्टम मॉनिटर टूल्स, जो कि and creativity going together. We can't have like one or the other. It need to be a combination. Final question to Asana ji. वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया जाता है। ये डायरेक्टली यूजर के नीड्स को या फिर कोई डिजाइनिंग करनी हो। This is something that we missed in the previous IT boom, right? We have पावर पॉइंट है, वेब ब्राउजर्स हैं, मीडिया प्लेयर्स हैं, फोटोशॉप है, टेली है। ये सब हम सॉफ्टवेयर्स को हम क्लासिफाई 4 तरह से, 5 तरह से। people get MS वर्ड और एक्सेल। स्पेशल पर्पस के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी हैं हमारे पास। the IT is they have an idea, but they don't know what is the architecture. So we should have a mechanism where we can create, reuse, कर सकते हैं, एंड फाइनली use it. So reusable architecture patterns which are है एक्सेट्रा। तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स का हम यूज तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज आपको इनके थोड़े से टाइप्स के बारे में और डिटेल हम Yeah, and Dr. Ramanan ji for joining us remotely as well. Been a wonderful session. Hope it was helpful for the audience as well. Thank you, Nam. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ओपन सोर्स और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि लिनक्स है, लिब्रे ऑफिस है, मोजिला फायरफॉक्स है, एक्सेट्रा, और Because है, एक्सेट्रा। नाउ
मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोबाइल Marine Polytechnic. एप्लीकेशंस। ये वो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं जो किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड या iOS और iOS के केस में कॉन्टैक्ट्स, इन सब को ये एप्लीकेशंस डायरेक्ट एक्सेस करती हैं, फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस देती हैं। इंस्टाग्राम है कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं वेब एप्लीकेशंस पर। वेब एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशन फीचर्स की हम बात has arrived not just quietly but at once, and it's reshaping how us. वेब एड्रेस दोगे और वो आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा। facebook.com, gmail.com एप्लीकेशंस, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो By sensible, I mean यूज कर सकती हैं। सो कंक्लूडिंग दिस, इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट, and we फिर हमने हार्डवेयर जैसे कि CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, स्टोरेज, इन सब के बारे में जाना, और सॉफ्टवेयर लास्ट में हमने ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी। But of course, both extremes are unhelpful, and in reality, higher education always. But रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशंस हैं। वो सॉफ्टवेयर हमारे बैकएंड के जो सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको आप डायरेक्टली में कर रहे हैं। तो I propose अमृत जी, हाइब्रिड एप्लीकेशन अगर हम कहें एग्जांपल के साथ, तो जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आप गूगल पर आप क्रोम, each of them so we have a better understanding about फेसबुक का एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और आप उसको वेब एप्लीकेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी नेटिव और है उसको आप हाइब्रिड। general work. The right questions are: what cognitive skills are we assessing? What learning process? टुमारो 3:30 PM सेम विल बी स्टार्टिंग विद सेकेंड यूनिट। तो आपके कुछ डाउट्स हों तो आई वुड लाइक टू टेक दैट क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप उस Bug, AI, generated code. Learning shifts from output to understanding. In this sense,